समाजवादी पार्टी की देन है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम 3 दर्जन के लगभग विधायक हैं कि किसी मुद्दे पर हमारी पार्टी में कोई मतभेद है। ऐसा कोई मतभेद नहीं है। किसी की अपनी कोई राय हो सकती है, उसकी अपनी विचारधारा हो सकती है। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीडीए का मतलब ये है कि हम जिनको लीडरशिप दे रहे हैं, पीडीए उनको मजबूत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का इस्तेमाल किया है सत्ता को हासिल करने के लिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो यहाँ पर चुनाव की तैयारियां कर रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके बीच में आपस में टकराव भी रहता है, लेकिन गठबंधन की बात भी चल रही है। आज हमारे साथ कानपुर में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी। उनसे कुछ मुद्दों पर हम लोग बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहला सवाल है वो ताज़ा सवाल है कि राज्यसभा सदस्यों पे तो भी नाम गए हैं, उस पे पार्टी के अंदर भी आपके और वैसे भी कई लोग कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम चेहरे का नाम नहीं दिया गया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोष है। आप खुद भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और एक मुस्लिम वर्ग को आप रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या कारण है कि कुछ नहीं दिया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी की देन है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम 3 दर्जन के लगभग विधायक हैं और जब विरोध करना होता है किसी को तो कोई बहाना चाहिए होता है। पार्टी चलाने के लिए, अपनी नीति को सड़क पे उतारने के लिए जो फैसले करती है वो पार्टी बेहतर करती है। हमारा इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं भी मुस्लिम हूँ और हमारी पार्टी ने तमाम मुस्लिम विधायकों को लीडरशिप दी है और हमारी पार्टी हमेशा मुस्लिम मुद्दों को, मुस्लिम क्या बल्कि उन लोगों को जो समाज में जिनको ज़रूरत है नेतृत्व की, जिनको ज़रूरत है विकास की, जिनको ज़रूरत है अपने समाज को आगे बढ़ाने की, पार्टी ने हमेशा ऐसे अपेक्षित वर्ग को आगे उसकी आवाज़ बनी है और उसमें मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं और मैं तो कहता हूँ कि वो उपेक्षित अगड़े जिनको किसी ने कहीं नहीं पूछा, उनको हमारी पार्टी ने पूछा। चाहे वो मनोज पांडे जी हों, चाहे वो विनोद चतुर्वेदी जी हों, चाहे अमिताभ वाजपेयी जी हों, चाहे राकेश सिंह जी हो, चाहे अभय प्रताप सिंह हो, हमारी पार्टी के अंदर आपको सारे रंग मिलेंगे। इसलिए ये कहना कि किसी मुद्दे पर हमारी पार्टी में कोई मतभेद है, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। किसी की अपनी कोई राय हो सकती है, उसकी अपनी विचारधारा हो सकती है। हमारी पार्टी ने सारे वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो फिर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीडीए की बात लेके क्यों चलते हैं? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आपने अभी खुद कहा, कई सारे नाम भी ऐसे बताए हैं जिनमें वाकई में पार्टी के अंदर काफ़ी बड़े नाम हैं। मैंने आपके सामने उदाहरण रखा है। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीडीए का मतलब ये है कि हम जिनको लीडरशिप दे रहे हैं, पीडीए उनको मजबूत कर रहा है। अगर हमने अमिताभ वाजपेयी को हमारी पार्टी ने टिकट दिया तो आप खुद जानते हैं, आप तो कानपुर के हैं, तो उस विधायक को पीडीए का मत मिला, पीडीए का वोट मिला, तब वो विधायक बना। तो पीडीए जिसको भी वोट देगा, पार्टी हमारी जिसको भी टिकट देगी, पीडीए उसको वोट देगा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। पीडीए का मकसद ये है। पीडीए का ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ पीडीए के लिए बने हैं। पीडीए हमारी पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करता है। पार्टी जिस भी लीडर को टिकट देती है, जिसको बेहतर समझती है, पीडीए उसको मजबूत करता है। पीडीए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़े जो उपेक्षित है। ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे अगड़ों का उत्थान किया हो। ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई अल्पसंख्यक को लीडरशिप दी नहीं। ये समाजवादी पार्टी है जिसने अल्पसंख्यकों को लीडरशिप दी। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर शहर में एक एक दो लीडर अल्पसंख्यक मुस्लिम को दिया और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ठाकुर को भी दिया, वहाँ ब्राह्मण को भी दिया। इसलिए पीडीए हमारी एक मजबूत स्तंभ है और ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा किसी भी दल से ऊपर होता है। वो वहाँ के सदस्य होते हैं और सभी एक विधानसभा के नीचे आते हैं। फिर क्या कारण रहा कि जब विधानसभा की तरफ से वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सारे सदस्य गए, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए? देखिए, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का इस्तेमाल किया है सत्ता को हासिल करने के लिए। ये सब लोग जान गए हैं। हमारी पार्टी उस
एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई नहीं खड़ी हो सकती है। हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम सारे विधायकों को, हम जब भी जाएंगे, जब भी वहाँ से बुलावा आएगा, हम अपने साथ लेके जाएंगे, अपने संसाधनों से जाएंगे, किसी को जाने और वहाँ, ये तो देखिए एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ऐसा होता है कि आप पूजा करो तो पहले लाइट, कैमरा, साउंड ये दिखाओ। पूजा पद्धति को बेचने का काम कर दिया है। क्या कभी आपने सोचा कि हम पूजा करने जा रहे हैं तो पहले हम कैमरे वाले को खड़ा करें, फिर लाइट वाले को खड़ा करें, तब पूजा करें? पूजा तो हम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, न कि हम दुनिया में किसी को राज़ी करने के लिए करते हैं। अब तो पूजा पद्धति को पहले पूरी दुनिया को दिखाओ और फिर पूजा करो। तो हमारी पार्टी इस पे विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी भगवान को राज़ी करने के लिए, राम को राज़ी करने के लिए, जो जिस विचारधारा का है वो अपनी विचारधारा के, अपने जो जिस समाज से आता है, अगर हम मुसलमान हैं तो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्या मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो पहले मैं कह दूंगा कि लाइट जलाओ, कैमरा जलाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि नमाज़ पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसी तरह कभी सनातन में भी नहीं ऐसा होता था, लेकिन ये एक 2014 के बाद एक नया फैशन आ गया। अब तो हमारी पार्टी में वो भी करना पड़ रहा है जो दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि भैया धर्म की अफीम अगर एक बार खा लेगा तो उसका नशा जल्दी नहीं उतरेगा। ये हमें लगता है बीजेपी के लोगों ने जनता के इमोशन को समझ करके इसको धरातल पे लाने के लिए एक नया एक आइडियोलॉजी, नया एजेंडा, नया सिस्टम तय किया है, जो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत दिनों तक चलेगा, हमारे पेट में रोटी है, हमारे क्षेत्र में विकास है, हमें रोज़गार मिल रहा है, हम महंगाई से कैसे लड़ें, बहुत दिनों तक यही चलेगा। लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें ये हैं। शॉर्ट लास्टिंग चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित ज़रूर कर लिया है देश के अंदर, अपने आप को देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी ज़रूर बना लिया है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में जब तक जनता के सारे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया था, जब तक उस संकल्प पत्र में खरी नहीं उतरेगी, तब तक के ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी देश की जनता जागेगी। देश की जनता को मालूम है कि हमारे घर में मंदिर है, हमारे दिल में राम है, हमारे दिल में अल्लाह है, हमारे दिल में भगवान है। हम उसको पूजते हैं, हम किसी के कहने से थोड़ी पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये जनता की आवाज़ नहीं है, ये जनता में थोपी जा रही है। आपके पार्टी के एक नेता हमेशा से ही अप्रिय स्थिति पैदा करते रहे हैं, आलाकमान के लिए भी, पार्टी के लिए भी, स्वामी प्रसाद मौर्य। अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। वो हमेशा एक वर्ग विशेष को टारगेट भी करते रहे हैं, और अब जब इस्तीफा उन्होंने दिया है तो बहुत सारी उन्होंने शिकायतें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी करी हैं और पार्टी को लेकर भी करी है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मौर्य जी अपने आप में एक बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश के सारे धर्मों को, सारे समाज को एक साथ लेके चलने की पार्टी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा है कि किसी के धर्म की अनादर ना करो, किसी के धर्म को बुरा ना कहो, सारे धर्म अपने आप में बड़े हैं। और बीइंग ए मुस्लिम तो हमारे हुजूर अकरम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने हमेशा ये सिखाया है कि सारे धर्म के लोग, चाहे वो जिस धर्म को मानते हो, उनकी कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि एक किस्सा आपने, अगर आपके चैनल में दिखा दिया जाए कि मोहम्मद साहब ने जब एक गली से गुजरते थे तो एक बुढ़िया रोज़ कूड़ा फेंकती थी उनके ऊपर, और वो बुढ़िया कोई मुसलमान नहीं थी, रोज़ कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब उसने कूड़ा नहीं फेंका तो मोहम्मद साहब ने जाके पूछा कि माई कहाँ है, तो लोगों ने बताया बहुत बीमार है। तो आपने उस बुढ़िया के इलाज की सारी व्यवस्था की। तो उसने कहा, ए मोहम्मद, मैं तो तेरे ऊपर रोज़ कूड़ा फेंकती थी और मैं तो तेरे मज़हब की आलोचना करती थी, तूने आज मेरा उद्धार किया, मेरा इलाज के लिए साथ दिया। तो इस तरह के मोहम्मद साहब के मानने वाले हम लोग हैं, और हम लोगों को कभी नहीं सिखाया गया कि हम लोग किसी भी धर्म की आलोचना सुने या आलोचना करें। तो इसलिए आपने मौर्य साहब का जो जवाब सवाल किया, तो हम इस तरह के एजेंडे में उनके साथ नहीं हैं। बीइंग ए मुस्लिम हम कतई नहीं है। एक आखिरी सवाल, अगर हम कानपुर की बात करें तो गठबंधन तो प्रदेश में अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, सीटों की खींचातान चल रही है। और अगर कानपुर की बात करें तो 16 नाम कांग्रेस की तरफ से ऑलरेडी जा चुके हैं प्रत्याशिता के लिए, और सुनने में ऐसा आया है कि समाजवादी पार्टी से भी कुछ नाम जा चुके हैं। तो आखिर ये सीट जाएगी किसको? क्योंकि अगर आप ही के हम क्षेत्र की बात कर ले विधानसभा की, तो उसके मैक्सिमम कांग्रेस के ही वोट थे जो आपको मिले थे, और जिसकी वजह से आपने जीत भी दर्ज कराई थी। मैं आपकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ।
क्योंकि 2017 में जब गठबंधन हुआ, उससे पहले 2012 में मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था और मेरे मैक्सिमम वोट थे। मैं बहुत कम वोटों से हारा था, कांग्रेस मुझसे हारी थी। गठबंधन में किन्हीं परिस्थितियों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझको टिकट देने के बाद मुझसे कहा कि तुम छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया और उसके बाद 81,000 वोट हमारी पार्टी का कांग्रेस को मिला। और जब 81,000 वोट कांग्रेस को मिला, कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला, जब मैं चुनाव नहीं लड़ा और ऊपर वाले ने ऐसा करिश्मा किया कि उसी 81,000 वोटों से वो मुझसे हारा। तो वो कांग्रेस का वोट नहीं था। मैं समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर पूरे शहर में और विशेष रूप से छावनी विधानसभा में 2011 में जब डिलिमिटेशन हुआ था यहाँ का, उस दिन से और आज तक लगातार मैं लगा हुआ हूँ और मेरी पहचान अखिलेश यादव जी और साइकिल और समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी का वोट उनको मिला था। ये साबित कर दिया जनता ने कि तुमको जो 81,000 वोट हमने दिया था वो समाजवादी पार्टी का था और समाजवादी पार्टी को 81,000 वोट से जिताया और जो 13,000 वोट था कांग्रेस का वो उनको 13,000 मिला। वो सिटिंग एमएलए थे। तो इस बात का मैं आपकी इस बात से कतई सहमत यूं नहीं हूं कि आपको मैंने पूरा एग्जाम्पल बता दिया। मतलब ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वोट जो है वही कांग्रेस को मिला था। तो फिर इस हिसाब से आप ये मानते हैं कि कानपुर की सीट लोकसभा की समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए? बिल्कुल मैं ये मानता हूं और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है, लेकिन पार्टी जिसको बेहतर समझेगी। देखिए, पार्टी की सोच, हमारी सोच जहां से खत्म होती है वहां से शुरू होती है। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, वैसे तो हमारे 3 एमएलए हैं, हमारा क्लेम मजबूत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने यह आग्रह किया है। हम ये चाहते भी हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाए, लेकिन हम लोग पार्टी के फैसले के साथ हैं और पार्टी जहाँ पे जो जिस परिस्थितियों में, देखिए जिस परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, हमारी प्राथमिकता यह है कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पार्टी के फैसले के साथ खड़े हों। हम आपसी लीडरशिप और आपसी लड़ाई ये सब हम लोग, जब हम लोकतंत्र को बचा लेंगे, संविधान को बचा लेंगे, तभी तो करेंगे। आज तो हमारा लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है और न जाने 2024 के बाद कौन सा एजेंडा तैयार हो रहा हो, क्या होने वाला है। सभी लोग, अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि 24 के बाद चुनाव ही संभव नहीं है। तो हम लोग तो उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा और हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नेता का कर्तव्य है। तो आप थे हसन नूमी, जिनका ये कहना है कि बीजेपी जो भी करती है वो लाइट एक्शन कैमरा के लिए करती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुस्लिम विधायक होने के नाते भी मैं मौर्य जी की जो बयान है उनसे बिल्कुल भी कभी सहमत नहीं रहता हूं। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जैसा आला कमान कहेगा वैसा वो करेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कानपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।